वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। कृष्णा अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो यानी क्लास 7 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 165 तक बताया था। उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? अर्थात कंधार जो एक द्विभाषी शिलालेख है वो किन दो भाषाओं को मिलाकर लिखी गई है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ग्रीक और अरमेक। कंधार द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरमेक अरमेक भाषाओं को मिलाकर लिखी गई है। आपको बता दें कि कंधार द्विभाषी शिलालेख ग्रीक और अरमाई में एक पद्धति की द्विभाषी शिलालेख है। भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा लगभग 260 ईसा पूर्व घोषित घोषित और उत्कीर्ण किया गया। अशोक का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख है जो उसके शासनकाल के 10वें वर्ष लिखा गया था। यह पहला शिलालेख विशेष रूप से ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 167, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? अर्थात सांची सांची सु- सांची को विश्व विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1989 में। 1989 में यूनेस्को द्वारा सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सांची को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी में स्थित एक छोटा सा गांव है। इसे 1989 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया। इसका निर्माण तीसरी शताब्दी के महान अशोक द्वारा अर्थात मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 168, लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनी लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राइट आंसर, त्रिपुरा। लेबैंग बुमनी त्रिपुरा का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। कुछ अन्य नृत्य जैसे कि तमिलनाडु के भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलकट्टम, कावाड़ी और आंध्र प्रदेश के बुइया चालो वंचो, पासी कोंकी पोंग, पोपियार बरदोछम, मिजोरम का चेराव नृत्य, खुल्लम नृत्य, चैलम, सवालकीन, लंगम, मणिपुर का डोल चोलम, थांगटा थांगटा को थांगला भी कहते हैं, लाई हरोब, पुंग चोलोम, खंभा थाईबी। क्वेश्चन नंबर 169, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया?
ऑप्शन डी राइट आंसर। 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। आपको बता दें कि यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया, जबकि पारित लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस अधिनियम की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इस अधिनियम से पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अर्थात हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो ड्राफ्ट होता है उसको लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और पारित लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, और सती प्रथा को विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 170, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर। 19 नवंबर। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य दिवस जैसे कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा से चित्रित करता है? अर्थात तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध परंपरा को चित्रित करता है, मतलब कौन सी जनजाति? ऑप्शन डी राइट आंसर। छोलिया। छोलिया जो एक तलवार नृत्य है जो कुमाऊनी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि परवल्ली कला या केरल के प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है। यह नृत्य यहाँ के तरणकोण क्षेत्र के घने जंगलों में रहने वाले मूल निवासियों द्वारा किया जाता है। गोंडा नृत्य गोंडा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। यह नृत्य पूरे वर्ष विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है। बीजू नृत्य त्रिपुरा की चकमा जनजाति द्वारा किया जाता है। बीजू का अर्थ है चैत्र संक्रांति अथवा बंगाली कैलेंडर वर्ष की समाप्ति। इसका प्रदर्शन नए वर्ष के स्वागत के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए। अर्थात किस हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए? ऑप्शन इज राइट है कालीबंगा। कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जहाँ पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। आपको बता दें कि वर्तमान राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी के कालीबंगा स्थल में हल रेखाओं के निशान मिले। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक थे, जो एक बंदरगाह भी था। खंभात की खाड़ी के पास गुजरात में स्थित छोटा हड़प्पा स्थल है। इसकी खुदाई 1957 में एस आर राव ने की थी। धौलवीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप का पांचवा सबसे बड़ा स्थल।
हरियाणा में स्थित बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 173। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपको बताएं कि अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद में कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निवर्तित या बाध्यकारी नहीं करती। मतलब कि ऐसा अनुच्छेद 53 में ये नहीं कहा गया है कि कोई एक ही व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल रहेगा, लेकिन ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल जरूर होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा रहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां हैं। मतलब अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के कुछ शक्तियां या अधिकार दिए गए हैं जिनका उपयोग वो अपने कार्यकाल के समय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 174। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर। 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित किया गया, जिसके तहत अब पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। वर्ष 2005 में बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के बंटवारे में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया गया। यह संशोधन 19 सितंबर 2005 को लागू किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हिंदुओं, जैनियों, सिखों, बौद्धों पर लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 175। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्थात किस चंदेल शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। धंगदेव। चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी को चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया। उन्होंने जिजभुक्ति क्षेत्र में
शासन किया, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ गुफाओं के महान देवता है। खजुराहो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। क्वेश्चन नंबर 176। भारत में संविधान सभा का चुनाव कब, अर्थात संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्रता के पहले, अर्थात जब स्वतंत्रता के पहले जब संविधान तैयार हो रहा था, तो उसका प्रथम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन डी राइट आंसर, जुलाई 1946 को। आपको बता दें, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार होना था, या एकल एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होना था। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी, जिसमें जिसमें से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 229 और शेष 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। क्वेश्चन नंबर 177। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट आंसर, झूमर। झूमर जो एक लोक नृत्य है, जो असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। कुछ अन्य नृत्य जैसे कि झूमर नृत्य असम की चाय जनजाति समुदायों का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर असम में पतझड़ के मौसम में किया जाता है। अलकप एक बंगाली लोक नृत्य है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जिलों और बांग्लादेश के चंपाई, नवाबगंज, रंजारशाही में लोकप्रिय है। डोमचा भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का एक लोक नृत्य है। बिहार में डोमचा नृत्य मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 178। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1743। सन 1743 में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो 1743 में आए थे। आपको बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव वर्ष 1743 भारत आए। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल के पहले
गवर्नर थे जिन्होंने 1757 में मुर्शिदाबाद के नवाब की हत्या की के बाद 1758 में पदभार ग्रहण किया। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ। दस शासन की दस साधन दस शासन दस शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी, अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 179। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? अर्थात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सदस्य का नाम बताना है जिन्होंने अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन में राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को अपना अध्यक्ष चुना। 1939 को वह पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव में खड़े हुए, लेकिन महात्मा गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए प्रतिभा सीतारमैया को समर्थन दिया। हाल ही में पार्टी के अंदर कट्टरपंथी गुटों का समर्थन के कारण बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव फिर जीत लिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 180। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1510 में सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली राज के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का स्थान लिया। उन्होंने 1510 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त की। उसने बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 181। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया, मतलब उनके द्वारा उस लिपि की खोज की गई थी। आपको बता दें कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास साहिबा। चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास।
पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह और सातवें गुरु गुरु हरराय, आठवें गुरु गुरु हरकिशन, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10 गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 182, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की? अर्थात जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में जातिगत आधार पर चुनाव निर्वाचन प्रणाली को बनाया, तब उस समय महात्मा गांधी ने किस जेल से एक भूख हड़ताल की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर, यरवदा जेल से। महात्मा गांधी यरवदा जेल से सन 1932 में ब्रिटिश सरकार की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के खिलाफ विद्रोह किया अर्थात आंदोलन शुरू किया था। यह हड़ताल की आपको पता है कि 1932 में भारत की चुनावी व्यवस्था को जातिगत से अलग करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की और यरवदा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 183, हिंद महासागर विश्व का डैश सागर अर्थात हिंद महासागर विश्व का कौन सा क्रम का सागर है? ऑप्शन सी राइट आंसर, तीसरा सबसे बड़ा अर्थात हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के पांचों महासागरों में से सबसे विशाल और गहरा है। मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई है। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सागर है। हिंद महासागर दुनिया के पांचों सागरों में तीसरा सबसे बड़ा सागर है। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों सबसे छोटा सागर है। क्वेश्चन नंबर 184, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा था। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, हिंद महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं, उसके हिस्से हैं। हिंद महासागर में आपके यहाँ अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर आते हैं। प्रशांत महासागर में कोरल सागर,
पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर। अटलांटिक महासागर के अंदर बायरन सागर, ब्यूफोर्ट सागर, चुंगी सागर, साइबेरिया सागर, ग्रीनलैंड सागर, लप्तेवा सागर, नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्वेजियन सागर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी या किनकी सलाह पर भारत को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? अर्थात जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने किसकी सलाह पर पूरे भारत को समझने अर्थात पूरे भारत को जानने के लिए पूरे 1 वर्ष भारत की यात्रा की? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पूरे भारत की 1 वर्ष की यात्रा की। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 23 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 186। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है डैश में डैश से संबंधित है। अर्थात ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो कि यूनेस्को के एक विश्व धरोहर स्थल है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स हुक ने इस महाद्वीप की खोज की थी। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारी मात्रा में मूंगा चट्टान या कोरल रीफ पाया जाता है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। 1900 किमी 1900 किमी अथवा किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। इस इलाके में जहाजों का आना वर्जित है। प्रमुख मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और मुर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 187। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामनिर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। अर्थात किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं यदि उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त मात्रा में न हो। ऑप्शन डी राइट आंसर, अनुच्छेद 131 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं यदि उनके समुदाय का प्राप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में उपस्थित नहीं है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को
नामांकित मनमोहित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान करता है जब उनकी राय में सदन में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। एंग्लो इंडियन शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखा गया। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनमोहित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 188। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया? अर्थात प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। भारत ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में आयोजित किया गया और ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया? अर्थात किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ? ऑप्शन डी राइट आंसर 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इस समझौते पर 5 मार्च 1921 को हस्ताक्षर हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 190। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन इज राइट आंसर 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। कुछ अन्य योजना जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सितंबर 2017 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 को शुरू हुई। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।